ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है, इससे पहले 3 पार्ट में है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो हम स्टार्ट करते हैं कि जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब इंडिया में एंटर कर जाती है तो वो ऐसी कौन कौन सी वो पॉलिसीज वो अप्लाई करती हैं जिससे कि वो अपनी कंपनी को काफ़ी वो एक्सपेंड कर सके, जो उनकी टेरिटरीज हैं काफ़ी वो उनको एक्सपेंड वो कर सके। तो उसी में ये था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आज हम देखेंगे कि उन्होंने ऐसे काफ़ी सारी वॉर्स की थी उन्होंने। जैसे जो पहले हमारे मुगल एम्परर थे उनके साथ भी उन्होंने वॉर की उन्होंने, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जो बैटल ऑफ प्लासी जो नवाब ऑफ बंगाल के साथ फाइट होती है, फिर बैटल ऑफ बक्सर भी करते हैं। साथ साथ में वो एक साथ में ग्रुप होता है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा होता है मुगल एम्पायर के साथ साथ में ही, जो कि मराठास होते हैं और वो ब्रिटिश होते हैं मराठास के साथ भी काफ़ी वॉर करते हैं। जो कि एक्चुअली में ये जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के साथ ही मराठास, इनकी 3 वॉर्स होती है जिसको कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर और थर्ड मैसूर वॉर। ठीक है, मैसूर इसलिए कह रहा हूँ कि मैसूर के पास का एरिया था, तो इसलिए हम इसका जो एग्जैक्ट नाम है इसका वो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो जो इसके लीडर थे जो वो जो उनकी वॉर होती है वो नाना फडणवीस के साथ होती है। किसके साथ होती है? पेशवा माधवराव। ठीक है, तो ये जो वॉर होती है कि इन 1782 में, और ये लास्ट में एंड होती है, ये तो ब्रिटिश वो विन कर जाते हैं। तो कौन सी ट्रीटी के साथ वो एंड करते हैं? द ट्रीटी ऑफ सरगाई। तो जो ब्रिटिश होते हैं ये माधवराव को एज अ पेशवा एक्सेप्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, ये जो नाना फडणवीस थे ये पेशवा थे। ठीक है, माधवराव। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब होती है? इन 1782 में एंड होती है विद ट्रीटी ऑफ सरगाई। और जो ब्रिटिश होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं माधवराव को एज अ पेशवा को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 से 05 तक चली थी, और इसमें भी ब्रिटिश ही विन हुए थे। और इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने कंट्रोल टुक ओवर कर लिया था इन्होंने, जो उड़ीसा थे वहां पे इन्होंने पूरा कंट्रोल उन्होंने टुक ओवर कर लिया था, जो कि टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर एंड इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। उड़ीसा में कंट्रोल इन्होंने टुक ओवर कर लिया था। जो टेरिटरीज थी, टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ कहाँ पे? यमुना रिवर के जो नॉर्थ वाला एरिया था वो ये आगरा एंड दिल्ली, इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो 1870 से 90 तक चली थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें भी ब्रिटिश ने विन किया था और ये कंपनी के कंट्रोल कर लेती है कौन से एरियाज है? विंध्यास वाला जो एरिया होता है वहां पे ये कंट्रोल कर लेते हैं कंपनीज वाले। साथ ही में देखो हम ये देखें कि उन्होंने ऐसे कौन कौन सी इन्होंने पॉलिसीज अपनाई थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ। जैसे कि पॉलिसी ऑफ पैरामोडर्सी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और किस तरह से वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करते हैं, जो पावर होती है किस तरह से वो उसको स्ट्रेंथन करते हैं वो। तो जो पॉलिसी ऑफ पैरामोडर्सी में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश अपने आप को समझते थे वो कि हम पूरे इंडिया में हम ही बस सुप्रीम पावर है। जितने भी इंडियन रूलर थे वो सबको अपने अंडर में ही रखते थे कि हम सुप्रीम पावर है और हम आपके साथ वॉर वगैरह करके हम आपको अपने अंडर में कर लेंगे। जो ये पॉलिसी ऑफ पैरामोडर्सी आई थी, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स थे हमारे गवर्नर जनरल, उनका पीरियड रहा था 18 से 23 तक चले थे। वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स जी। वो ये उन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, पॉलिसी ऑफ पैरामोडर्सी। इसमें ये कहते थे कि जो ब्रिटिश है बस हम ही सुपर पावर है और बाकी सब इंडियन रूलर्स के साथ वो वॉर करते रहते थे कि हम आपको अपने अंडर में कर लेंगे, हम आपको जितना भी कंट्रोल है पूरे किंगडम कंट्रोल हम अपने अंडर में कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो थे फेमस थे कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा ऑफ केटूर। ठीक है, रानी थी ये काफी इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं और ये काफी सारा विद्रोह करते हैं इनके साथ ही कि हम इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। साथ में हम देखेंगे जो सेकंड पॉलिसी थी वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी ये लॉर्ड डलहौजी ने दी थी, जो कि गवर्नर जनरल इनका पीरियड आता है 1848 से 1856 तक रहे थे ये। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया था कि अगर कोई भी किंगडम है, अगर कोई भी किंगडम का जो भी किंग है, अगर उसके कोई भी अगर उसका मेल सन नहीं होता है तो उसका जितना भी किंगडम है तो वो उसको अपने अंडर में कर लेंगे, वो अपने आप ही डायरेक्ट वो कंपनी के अंडर में आ जाएगा वो। तो उसकी एग्जैक्ट ऐसे था कि इफ अ किंग इज डाइड विदाउट अ हेयर हिज किंगडम वुड बी ओवरटेकन बाय द कंपनी, कि कोई भी ऐसा मेल सन नहीं है जो कि एम्पायर को आगे देख रेख करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो
किंगडम ब्रिटिश कंपनीज के अंडर में आ जाएगा। और देखो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे किंगडम थे जो कि उन्होंने इस पॉलिसी के तहत उन्होंने अपने अंडर में किए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उन्होंने अपने अंडर किए थे। सबसे पहले सतारा 1848 में करते हैं, फिर संबलपुर 1850 और उदयपुर 1852 और नागपुर 1853 और लास्ट में रखेंगे झांसी 1852। झांसी तो काफी फेमस रहे थे, ठीक है, झांसी के रानी इसमें। तो कौन कौन सी थी? लॉर्ड डलहौजी जी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे और इसमें कहा गया था कि इफ किंग इज डाइड विदाउट हिज हेयर और मेल सन, हिज किंगडम वुड बी ओवरटेकन बाय द कंपनी। तो कौन कौन से देखो फिर से बताता हूं। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854। तो साथ ही साथ में इन्होंने देखो इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए, इन्होंने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में काफी चेंजेस किए और नए नए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी लाए थे ताकि इंडिया में ये अच्छे से रूल कर सके, इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो इन्हें रूल करने में इंडिया में। तो इन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए थे और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ये इंडिया में लाए थे ये आज भी यही फॉलो होता है इंडिया में, इंडियन कंट्री में आज भी यही मैक्सिमम फॉलो होता है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो कौन कौन से चेंजेस और कौन कौन से नए लाए थे ये, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाए थे इंडिया में, जो कि इनका फर्स्ट बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। यहाँ तीनों से ये पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे। ये 3 एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाए थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तो पूरे इंडिया को यहाँ से ये कंट्रोल करते थे, ठीक है। एक देखो रेगुलेटरी एक्ट आया था 1773 में, ये हम देखेंगे किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्ट में क्या कहा गया था एक्चुअली में, ठीक है। तो ये एक्ट कौन लेकर आते हैं? तो वैन हस्टी होते फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने नए सिस्टम लाए थे, नए नए चेंजेस किए इन्होंने, ठीक है। तो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाए थे जहां से पूरी इंडिया को कंट्रोल करते थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। इसमें क्या किया था उन्होंने, इसमें ये किया था कि जितनी भी इनकी प्रेसिडेंसी थी, जो उसमें जो इनकी प्रेसिडेंसी थी, इन्होंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था इन्होंने, कि अगर इतनी बड़ी कंट्रीज को अगर रूल करना है तो उसका जो सेंटर है उनको डिवाइड किया जाए, ताकि अलग अलग प्रेसिडेंसी बनाई थी, ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी बनाई थी इन्होंने, जहां से पूरी इंडिया को ये कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्स भी बनाए थे इन्होंने, और ये कोर्स आज भी ऐसे ऐसे की जैसे चलते हैं, ठीक है। जो इनका सिस्टम है कोर्स का वो इन्होंने बनाया था, ब्रिटिश ने बनाया था और आज भी ऐसे ही फॉलो होता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिविल कोर्स बनाए, क्रिमिनल कोर्स बनाए और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट भी बनाया जो कि कलकत्ता में था। इन द सेंस कहें हम कि जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है अब दिल्ली में, लेकिन उस टाइम जब इन्होंने बनाया था तो वो कलकत्ता में था वो। और साथ ही साथ में इन्होंने जो कोर्ट्स बनाए थे, सिविल कोर्ट बनाया जिसमें कि सिर्फ सिविल केसेस की हियरिंग्स होती थी, ठीक है, सिविल केसेस की सिर्फ हियरिंग्स होती थी। और ये वाला जो क्रिमिनल था ये दीवानी वाले, ये जितने मर्डर वगैरह केस होते सब इसमें क्रिमिनल कोर्ट में चलते थे। तो इसको इन्होंने एक अलग से इन्होंने नाम भी दिया था इन्होंने, ठीक है। जो ये सिविल कोर्ट था इसको ये जो सिविल कोर्ट था इसको ये दीवानी अदालत कहते थे। सिविल कोर्ट को ये कहते थे जो हियरिंग होती थी उसको ये दीवानी अदालत होते, जहां पर जितने सिविल केसेस हैं वो चलते। तो क्रिमिनल कोर्ट को ये फौजदारी कोर्ट कहते थे, ये फौजदारी कोर्ट या अदालत, ठीक है। तो सिविल को कहते थे ये दीवानी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट को कहते थे ये फौजदारी अदालत, और जो ये साथ में जो सुप्रीम कोर्ट था इसको ये कहते थे सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, ठीक है। सदर दीवानी, ठीक है, दीवानी अदालत और सदर निजामत, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत कहते थे, ठीक है। ये वाला सिस्टम आज भी फॉलो होता है। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया था कि अगर इतनी बड़ी कंट्रीज को अगर ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन्होंने अपनी आर्मी में काफी सारे चेंजेस लाए थे ये। तो आर्मी में जितने सोल्जर्स होते हैं, इंडियन प्रिजन्स होते हैं, उनको भी अपॉइंट करते हैं अपनी आर्मी में, ताकि उनको सिपॉइज कहते हैं ये। काफी सारी ये मॉडर्न टेक्निक्स जो ये यूज करते हैं ताकि किसी किंगडम को ये अच्छे से अपने उसका जो कंट्रोल है उसको अच्छे से टेक ओवर कर सके वो। काफी सारे चेंजेस लेकर आए थे ये। इनको राइफल्स भी दी थी इन्होंने, पहले इन्होंने इनको स्वॉर्ड से इनको वॉर करना सिखाई थी, काफी सारी न्यू टेक्निक्स इन्होंने सिखाई पहले स्वॉर्ड से, फिर धीरे धीरे ये राइफल्स लेकर आए थे ये।
फिर इन्होंने जो इंडियन पीजेंट्स थे उनको भी अपॉइंट किया इन्होंने अपनी आर्मी में इन्होंने, और इनकी जो आर्मी थी ये काफी स्ट्रॉन्ग इन्होंने बना ली थी इन्होंने, जिससे कि जिसकी हेल्प से ही ये पूरे इंडिया में ये कंट्रोल कर सके ये। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।